students. As we earlier we had completed our all of the law, ideal gas equation वगैरह सब हमने कवर कर लिए, सारे लॉज भी कवर कर लिए, ठीक है। तो इनफैक्ट जो कुछ बचे हुए हैं, आइडियल गैस इक्वेशन हमने कवर किया था, PV इक्वल टू nRT के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये चीज हमने कवर की थी। अब जो हम कवर कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। यही आइडियल गैस इक्वेशन आपको पढ़ना, बट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हम कैसे करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। मुझे पता है PV इक्वल टू क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन nRT। अब PV इक्वल टू nRT को मैं क्या लिख सकता हूँ, W बाय मोलर मास, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, R into 2 एज यूजुअल। P इधर आ गया और M इधर आ गया, W बाय V। V और M को मैंने इंटरचेंज कर दिया, W बाय V और R T। तो P M इज इक्वल टू W बाय V को मैं क्या लिख सकता हूँ, D R T। तो यही PM D बराबर क्या हो जाएगा, PM बाय R T, PM बाय R T, ओके। D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PM बाय R T, ठीक है। ये था मेरा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए होगा, फॉर अ सिंगल गैस, फॉर अ सिंगल गैस। और यही अगर मैं इसी में D इक्वल टू PM एवरेज बाय RT, अगर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तब इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि हम मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास हमेशा मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए लेते हैं, और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास होगा तो सिंगल गैस के लिए होगा। तो अगर फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए बोला जाए तो आप हमेशा M एवरेज यूज करोगे उसकी जगह पे, फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। और एज यूजुअल इसका ग्राम पर लीटर डेंसिटी होगा। R की वैल्यू आप यहाँ पे कितनी लोगे, R की वैल्यू या तो 1/12 लोगे या 0.0, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CO2 गैस, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CO2 gas, calculate density of CO2 gas at STP, calculate density of CO2 gas at STP, ठीक है। तो ऑलरेडी उसमें एक ही गैस बोला तो मोलर मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, 44। प्रेशर मेरा एज यूजुअल 180 m होगा, और टेम्परेचर मेरा कितना होगा, 273 केल्विन, क्योंकि एसटीपी कंडीशन में प्रेशर 180 m होता है, टेम्परेचर 273 केल्विन होता है। तो डेंसिटी बराबर क्या होगा, 1 into 273, R की वैल्यू इज 0.08 into 44, सॉरी PM by RT होता है, -3 PM by RT। P1 हुआ मॉलिक्यूलर मास 44, R 0.08 into 273। अब आपको देखो, ये शायद इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, याद करो। अगर मोल्स 1 रहता था, प्रेशर 180 m रहता था, 273, तो 1 into 0.08 into 273, इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 22.4 आता है, याद रखिएगा, शॉर्टकट के लिए बहुत अच्छा है ये। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 22.4, ठीक है। तो दिस विल बी योर एग्जैक्ट आंसर। तो अप्रोक्सीमेटली ये 2 ग्राम पर लीटर नहीं हो गया, 2 ग्राम पर लीटर, देखिए, ठीक है। तो इसका यूनिट हमेशा ग्राम पर लीटर में आता है। चलो यहाँ समझ में आ सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ CO and CO2, CO and CO2, density of mixture of CO and CO2 at 2 atm pressure, at 2 atm pressure, at 2 atm pressure and 127 degrees Celsius temperature, and 127 degrees Celsius temperature, 127 degrees Celsius temperature is 2 gram per liter, is 2 gram per liter, is 2 gram per liter. Calculate percentage of CO in the mixture, calculate percentage of CO in the mixture, calculate percentage of CO in the
मिक्सचर, ठीक है। आर की वैल्यू एज यूजुअल आपको 0.08 लेनी है, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है भैया कि आपको मिक्सचर ऑफ गैसेस का डेंसिटी दिया हुआ, ठीक है, प्रेशर दिया हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ और डेंसिटी की वैल्यू दी है। बोल रहा परसेंटेज ऑफ CO कितना होगा। तो आपको हमेशा मैंने आपको एवरेज के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि जिसका परसेंटेज निकालना है उसको m एवरेज से सब्ट्रैक्ट कर दो, नीचे आप डिफरेंस हमेशा किसका लोगे, दोनों के मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस लोगे। तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। तो खैर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें m एवरेज निकालना पड़ेगा। तो D इक्वल टू क्या लिखूंगा, Pm एवरेज बाय RT। ये होगा P कितना है मेरा 2 atm है, ठीक है, 2 atm है, और मॉलिक्यूलर मास एवरेज पता नहीं मुझे, डिवाइडेड बाय R इनटू 0.08, टेम्परेचर कितना 127 मतलब 400 केल्विन है, और इसकी वैल्यू 2 के बराबर। दिस और दिस कैंसिल हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास एवरेज हो जाएगा 0.08 इनटू 400, दिस और दिस कैंसिल, मतलब ये अगेन 32 आएगा। मॉलिक्यूलर मास एवरेज 32 है, समझे बात को। मॉलिक्यूलर मास 32 है, इसका मतलब ये वैल्यू CO का मॉलिक्यूलर मास कितना 28 और CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44, ये इसके मिडल की वैल्यू है। मुझे परसेंटेज, देखो इसके टेक्निक है, या तो आप दो तरीकों, या तो आप एक काम कर सकते हो, आपको क्या करना, पहला तरीका बुकिश लैंग्वेज, बुकिश, आप ऐसा करो, लेट मोलर मास ऑफ CO इज x, लेट मैंने इतना माना है, ठीक है। मुझे पता है m एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा, अगर m एवरेज का फॉर्मूला होगा तो परसेंटेज, आप ऐसे कर सकते हो ना कि आप ऐसे कर दो कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना 28 इनटू x, लेट परसेंटेज ऑफ CO, सॉरी, लेट परसेंटेज ऑफ CO इन मिक्सचर इज x, ठीक है। तो 28 इनटू x है प्लस 44 इनटू 100 माइनस x, बचा कुछ किसका होगा ये, अब इनका जो टोटल होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 100 के, 100 से डिवाइड करिए, हमने फॉर्मूला देखा भी था, ठीक है। तो अब ये m एवरेज के बराबर है। अब यहां से एक लंबा इक्वेशन को सॉल्व करो, तब x की वैल्यू निकालो, वो मेरा CO का परसेंटेज होगा, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा टेक्निक देखो यहां से, ठीक है। आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ CO निकालना है, परसेंटेज ऑफ CO। तो आप एक काम कर सकते हो कि m एवरेज को सब्ट्रैक्ट कर दो CO2 से, जिसका निकालना है उसके से सामने वाले का डिफरेंस लो और डिवाइड कर दो इन दोनों के डिफरेंस से। तो डिवाइडेड बाय m, मोलर मास ऑफ इसका 28 और इसका 44 है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको मैं मॉडुलस में लिया, ठीक है, और मॉड में 44 माइनस 28, ठीक है, इनटू 100। परसेंटेज में देखो किसी भी मिक्सचर में अगर एवरेज दिया हुआ है तो परसेंटेज आपको निकालना सबसे शॉर्टकट टेक्निक है, जो भी m एवरेज होगा उसको दूसरे वाले गैस से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वैल्यू हमेशा मॉड में लेना। क्यों, अभी देखो m एवरेज 32 माइनस 44 तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो मॉड क्या करते हैं, किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं, ऊपर भी नेगेटिव, ऊपर भी मॉडुलस रखना, नीचे भी। तो ऊपर मैंने क्या लिया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, देखो इन दोनों का m एवरेज माइनस जिसका निकालना है उसके सामने दो का डिफरेंस ले लो। निकालना मुझे CO का था तो, और निकालना CO का है, और दूसरा क्या CO2 है, तो m एवरेज से CO2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, और नीचे डिवाइड करूंगा इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस, CO और CO2 के मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस। ये शॉर्टकट हमेशा याद रखना कि m एवरेज को सब्ट्रैक्ट कर दो जिसका निकालना अदर गैस से, ठीक है, अदर गैस है, और इसको ले लेना डिफरेंस ऑफ मोलर मास ऑफ टू गैस, नीचे किसका, दोनों का मोलर मास का डिफरेंस इनटू 100। इस शॉर्टकट से देखो ये एप्लीकेबल कहां कहां क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास में भी एप्लीकेबल है, एटॉमिक एवरेज में भी एप्लीकेबल है, ये इवन दो आपका प्रेशर में भी एप्लीकेबल है, ये इवन दो डेंसिटी में भी एप्लीकेबल, जहां एवरेज आता है वहां पे कोई परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज आपको समझ में आए, शॉर्टकट टेक्निक समझ में, जिसका निकालना उसका दो का डिफरेंस लो, और नीचे दोनों दो गैस का मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस लो, बस खत्म। तो 32 माइनस 44 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 16 इनटू 100, तो 8 और 4 12, 12 बाय 16 इनटू 100, 3/4 मतलब 75% इज
इस गैस के अंदर। ठीक है, चलो यहाँ तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट आज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है मेरा, देखो नेक्स्ट थिंग है मेरा कि अगर जैसे PV इक्वल टू nRT है। ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। मुझे ये तो अभी मैंने डेंसिटी के टर्म में देखा आइडियल गैस। ये जो आइडियल गैस था PM इक्वल टू DRT, देखो PM इक्वल टू DRT इट इज आल्सो एन आइडियल गैस बट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आइडियल गैस के दो तीन फॉर्म है, एक PV इक्वल टू nRT है, एक PM इक्वल टू DRT। एक और फॉर्म अभी देखते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि आपको मैंने जब मैंने मोल कांसेप्ट पढ़ाया था तो मोल्स निकालने का एक तरीका बताया था, क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये भी मुझे क्या देता है, मोल्स ही देता है। तो लेट n बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, सॉरी n बी द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एवोगाड्रो से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आता है। तो n बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू r इनटू t। चलो ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, P को क्या कर रहा हूं, P इज इक्वल टू n बाय v इनटू r बाय na इनटू t। मैंने ऐसा रीअरेंज कर दिया, r na भी एक कांस्टेंट है, r भी एक कांस्टेंट है, n बाय v एक ले लिया, ये इस तरीके से ले लिया। अब याद रखना r बाय na एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, k से। r बाय na एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जिसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इस k की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 1.38 10 का पावर माइनस 23, 1.38 10 का पावर माइनस 23। ठीक है, जिसमें, ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो P n बाय v को मैं लिखूंगा n स्टार। n स्टार मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब में एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल है उसको रिप्रेजेंट करता है n स्टार। तो n बाय v का मतलब n स्टार हुआ, r a बाय na का क्या हुआ, k इनटू t। ये भी एक आइडियल गैस इक्वेशन है जिसके अंदर k की वैल्यू क्या है, मेरा k की वैल्यू 1.3 है, 10 का पावर माइनस 23 है। n स्टार मतलब क्या हो जाएगा, n स्टार मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में जितना होगा। और प्रेशर हमेशा आप किस में लोगे, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर में आएगा या पास्कल में आएगा। समझ में आई बात सबको, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे आइडियल गैस के ऊपर, वेरिएशन कैसे कैसे बनते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए देखो पहला क्वेश्चन हमारा आज का सेशन का, एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो तो तीन, सॉरी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फिर से रिवाइज करें। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास तीन फॉर्म में होता है। पहला होता है PV इक्वल टू nRT, दूसरा था PM इक्वल टू DRT, और तीसरा फॉर्म होता है P इक्वल टू n स्टार KT। n स्टार इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम या पर मीटर क्यूब, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 10 टू माइनस 20 और T एज यूजुअल आपका टेंपरेचर होता है। तो ये भी एक इक्वेशन है। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है नीट जेई में कि इस पे से जेई एडवांस मोर देन वन वाले पे भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है। नीट में हो सकता है आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। तो हो सकता है उसमें से एक इक्वेशन ये भी दे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्म में। हालांकि जनरली किसी किताब में दिया हुआ रहता नहीं है, बट याद रखिए, अच्छा चीज है ये। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर 273 केल्विन, 273 केल्विन। ठीक है, ये वॉल्यूम है, 1/v है, प्रेशर है, ये A गैस है और ये B गैस है। ठीक है, इसका जो दिया हुआ है वो है 45 डिग्री और इसका जो स्लोप दिया है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट मोल्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ A एंड B। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया है भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर का ग्राफ है ये, वही बॉयल्स लॉ का ग्राफ है ये, P1/V का ग्राफ है। ठीक है, आपको गैस A और गैस B का मोल्स निकालना था, कुछ दिक्कत नहीं है। PV इक्वल टू nRT, हर इक्वेशन मेरा यहीं से बनेगा। तो मुझे यहाँ पे तो राइट हैंड साइड में क्या रखना, 1/V रखना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, V इधर ले जाता हूँ। ठीक है, P को मैं क्या कर सकता हूँ, nRT
इंटू 1/v ऐसे कर लिया। और इसको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ p डिवाइडेड बाय 1/nRT इज इक्वल टू 1/v। इस इक्वेशन रिवर्स कर दो तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/nRT इंटू p। तो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ है, व्हाट इज द स्लोप? स्लोप आपके पास हो जाएगा 1/nRT स्लोप हो जाएगा, बराबर। अब टेम्परेचर आपको 273 पता ही है। देखो पहला स्लोप ऑफ ए की बात करूं मैं, स्लोप ऑफ ए, क्योंकि आपको पता है स्लोप मतलब tan थीटा होता है, किसी भी इक्वेशन का स्लोप हमेशा tan थीटा होता है। तो tan 45 डिग्री हमेशा कितना होगा 1 होता है 1। ये किसके बराबर होगा 1/na, r की वैल्यू 0.08 इनटू टेम्परेचर 273, इतना हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ठीक है, तो यहाँ से आप Na की वैल्यू आप मुझे निकाल के बताओगे, ठीक है। ऐसे ही स्लोप ऑफ b की बात करूं, स्लोप ऑफ b मेरा कितना है tan 60 डिग्री मतलब √3, और ये भी किसके बराबर होगा 1/nb RT के बराबर। तो √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/nb 0.08 इंटू 273। तो यहाँ से आप मुझे मोल्स ऑफ एयर सारा कैलकुलेशन कर दिया, आपको बस मोल्स ऑफ एयर और मोल्स ऑफ बी कैलकुलेट करके बताना है। अब थोड़ा हम यहाँ पे टाइप्स वाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि टाइप वाइज क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फिर आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ठीक है, एक मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ बॉयल्स लॉ का, बॉयल्स लॉ, ठीक है। ये सिर्फ इसी के लिए है, ठीक है। बॉयल्स लॉ में क्या था, बॉयल्स लॉ में मेरा था n कांस्टेंट था और टेम्परेचर भी क्या था मेरा कांस्टेंट था। n कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट मुझे पता था p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है v होता है, और p मतलब मैं लिख सकता हूँ pv बराबर क्या हो जाएगा k हो जाएगा, और k की वैल्यू किसके बराबर होती थी nRT के बराबर होती थी, ये हमने पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अगर ग्राफ मैंने ऐसा बोला p/v वर्सेस 1/v, p/v वर्सेस 1/v का आपको ग्राफ बनाना, तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। p/v वर्सेस n/v के लिए इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो कुछ नहीं pv इक्वल टू nRT, ठीक है, pv/nRT। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ मैं 20 से डिवाइड कर देता हूँ, तो p/v इधर हो जाएगा nRT बाय 1/v²। तो y ये मेरा y, m मेरा nRT और x², y इक्वल टू ये 1/v² को मैं क्या मान रहा हूँ x मान रहा हूँ, तो 1/vx है तो 1/v² क्या होगा x² होगा, तो y इक्वल टू mx² का ग्राफ। अगर यहाँ पे x² होता तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट होता, लेकिन मैंने ग्राफ किसका प्लॉट किया y और x का। ये हमेशा हाइपरबोला ग्राफ देता है, क्या देता है हाइपरबोला ग्राफ, ऐसा, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें भी एक क्वेश्चन है T3 T2 T1, क्योंकि ये तो टेम्परेचर कांस्टेंट का ग्राफ है, देखो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आपको पता है हाइपरबोला में देखो नीट वाले इनको याद रखो प्लीज, नीट वालों के लिए प्लीज मैं ये बोलूंगा आप इनको याद रखिए, जेई वाले तो एज यूजुअल क्योंकि कोऑर्डिनेट पढ़ते तो इनको अच्छे से आता है, कभी भी याद रखना
y इक्वल टू mx स्क्वायर का इक्वेशन है और ग्राफ y और x के बीच में प्लॉट करना हो तो हमेशा वो हाइपरबोला आपको कर्व देता है। क्या देता है? हाइपरबोला कर्व, ठीक है। और जैसे जैसे ये y की तरफ मुड़ते जाता है उसका स्लोप उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि मुझे पता है k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, मतलब कि m जो होगा, सॉरी y इक्वल टू m, क्योंकि m यहाँ पे स्लोप माना ना मैंने, तो स्लोप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर है। इसका मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, क्योंकि T3 वाला कर्व सबसे ज्यादा बेंड है, उसका स्लोप सबसे ज्यादा, उसका स्लोप सबसे ज्यादा, उसका टेंपरेचर भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा था पॉइंट। प्लीज जेई वाले ये एक बार एडवांस में आया और क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, कभी कभी हो सकता है नीट में पूछ दे, वैसे कुछ नहीं है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पहला क्वेश्चन है प्लॉट द कर्व बिटवीन, प्लॉट द कर्व बिटवीन PT versus T at constant volume and constant moles। कांस्टेंट वॉल्यूम वाला कौन सा ग्राफ होता था मेरा, याद करो। कांस्टेंट वॉल्यूम मेरा होता था गिब्स लॉ, तो ये वही ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड बिट इस क्वेश्चन का क्या बोला है, इफ d of pt by dt at 300 Kelvin is equal to 300 in 82.1 ml of vessel, 82.1 ml of vessel, then find number of mole, find number of moles of gas, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है एम्स, क्योंकि अब देखो एम्स इंक्लूड हो चुका है। नीट वाली ये मत समझना कि इस बार पेपर आसान है तो अगले बार भी पेपर, या तुम्हारे टाइम जब तुम पेपर दोगे तो ऐसा, क्योंकि नीट एम्स और जिपमर आ चुका है नीट के अंदर, तो पेपर का लेवल हमेशा अच्छा माना जाएगा। तो ट्राई करो एटलीस्ट मेंस के ऊपर के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर के मुंबई का केईएम चाहिए तो मुंबई में कोई मेडिकल कॉलेज चाहिए, एटलीस्ट आपको स्कोर 600 के ऊपर ही करना पड़ेगा मुंबई में एडमिशन लेने के लिए। और एटलीस्ट जिसका भी ड्रीम आईआईटी बॉम्बे है तो भैया इस टाइप के क्वेश्चंस, प्लॉटिंग मतलब ग्राफ वाले क्वेश्चंस या अच्छे लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व, इसलिए बोला था ना नीट वाले एटलीस्ट नरेंद्र अवस्थी नीट की खरीदे और जेई वाले जेई में, दोनों का पैटर्न अलग अलग है और दोनों में क्वेश्चन लेवल 1 देखो दोनों में सेम है, बट लेवल 2 में थोड़ा फर्क, बहुत फर्क है, ठीक है। तो जो जेई जिसको वाकई में जिसको आईआईटी बॉम्बे जाना हो प्लीज जेई लेवल 2 सॉल्व करना चलेगा, उसका आपको थिंकिंग लेवल बढ़ेगी, ठीक है। और ओवरऑल हमारा 2 साल में फोकस ये रहता है कि आपके थिंकिंग लेवल बढ़ाना चाहिए। एक यही तक फर्क होता है आईआईटी कॉलेज से, क्योंकि आईआईटी कॉलेज से जो पास आउट होता है और एक नॉर्मल कॉलेज से पास आउट होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है उन लोगों के बीच में, ठीक है। क्यों? उनकी थिंकिंग लेवल में फर्क होता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्लॉट द कर्व बिटवीन PT वर्सेस T एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ठीक है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, PV इक्वल टू nRT, ठीक है, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, P को इधर ले आ रहा हूं nR बाय V इंटू T। अब दोनों तरफ में क्या कर दिया, T से मल्टीप्लाई कर दिया, तो PT इज इक्वल टू nR बाय V इंटू T स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन ये ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू ये मेरा स्लोप हो गया mx स्क्वायर, और ग्राफ उसने किसके किसके बीच में बोला, PT वर्सेस T के बीच में। अगेन ये कैसा रहेगा, हाइपरबोला कर्व रहेगा, y इक्वल टू x, yx का ग्राफ हाइपरबोला रहेगा, क्योंकि इक्वेशन आपका हाइपरबोला का है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये पहला बिट मेरा खत्म हो चुका है, पहला बिट मेरा, क्योंकि देखो मोल्स भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो ये मेरा ग्राफ इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, इफ d of pt by dt, और वंस अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, जब भी मैं क्वेश्चन लिखूं बार बार मैं बोलूंगा नहीं हर लेक्चर में, आपका काम ये रहेगा पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को, उसके बाद ही मेरे वीडियो सॉल्यूशन देखो, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपका आईक्यू लेवल बढ़ाना, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ाना, और वो तब हो सकता है जब आप मेरे कहने पर चलोगे।
हमेशा क्वेश्चन उतारने के बाद आप पहले वीडियो पॉज करिए, पहले खुद से अटेम्प्ट करिए, 5 मिनट लगने दीजिए, 10 मिनट लगने दीजिए, बट खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि देखो ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत फर्क आ चुका है, हम वहां पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको खुद को जज करना अपने आप को कि मैं किस स्टैंड, मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। तो उसके लिए वो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये, हर क्वेश्चन से पहले 5-10 मिनट खुद को टाइम दीजिए, अटेम्प्ट करिए, नहीं होता तो आप सॉल्यूशन देखिए, कोई बात नहीं, आज नहीं बनेगा, कल नहीं बनेगा, दो परसों तरसों 10 15 20 21वें दिन जरूर आपसे एक क्वेश्चन बनेगा। तो पहले ऐसा देखिए, ये मत करिए कि आप ट्राई ही ना करें, सबसे पहले ट्राई करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, तो शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया मेरे इधर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा इक्वेशन ऑफ Pt इज इक्वल टू nr/v इनटू टी स्क्वायर। अब मुझे इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दूं, क्योंकि मुझे मोल्स ऑफ गैस निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है 82.1 ml, तो हो जाएगा मेरा, तो d ऑफ Pt वर्सेस t का जिसको डिफरेंशिएशन करूंगा, nr/v तो मेरा एज इट इज बाहर आ जाएगा इनटू 2t, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो इसी का होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू किसके बराबर दी है उसने, ये वैल्यू मुझे दी हुई है 300 के बराबर, किसके बराबर दी है, 300 के बराबर। मोल्स मुझे निकालना है, r की वैल्यू 0.0821 अपॉन वॉल्यूम है 82.1 ml है, क्योंकि इसको लीटर में कन्वर्ट कर देगा तो 10⁻³ कर दूंगा मैं। तो अगेन 82.1 एंड 10⁻³ ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 0.0821, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 टेंपरेचर कितना हो जाएगा 300 और इज इक्वल टू 300, दिस और दिस कैंसिल, देन व्हाट इज द मोल्स ऑफ द गैस, मोल्स ऑफ द गैस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छे लेवल का प्रॉब्लम था ये, ठीक है। चलो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन और करते हैं हम अभी, क्वेश्चन नंबर 3। और अच्छे लेवल का आज हम क्वेश्चंस करेंगे आइडिया जैसे क्वेश्चन पे, किसी भी गैस टॉपिक के ऊपर। तो ये आपको समझ में आया, पहले मैंने कर्व प्लॉट कर दिया, Pt वर्सेस nr t स्क्वायर का इक्वेशन था, तो y इक्वल टू x ग्राफ कैसा रहेगा, हाइपरबोला रहेगा। फिर इसी चीज को हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर, तो nr/v कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2t, और इसकी वैल्यू उसने 300 के बराबर दी थी, तो और मैंने वॉल्यूम को ml से लीटर में चेंज कर दिया, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और टेंपरेचर का वैल्यू क्योंकि 300 को पूछा है एट 300 केल्विन, तो टेंपरेचर पुट करके मैंने मोल्स 1/2 निकाला। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is subjected to a process for which graph is given। V लीटर में है, टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है। और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। T1 V1 T2 V2, ठीक है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ आपको, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पहला, इज दिस प्रोसेस आइसोबैरिक? सेकेंड है, इफ नॉट कंपेयर P1 एंड P2। अब P1 P2 क्या बोला भैया, T1 V1 टेम्परेचर है, तो P1 प्रेशर हो जाएगा, यहाँ का P2 प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। देखो आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, आइसोबार मतलब कांस्टेंट प्रेशर, वो प्रोसेस जो आइसो मतलब सिंपल सा चार्ल्स लॉ को फॉलो करता हो। चार्ल्स लॉ वाला प्रोसेस हमेशा क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस। या आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस। आइसोबैरिक का ही मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर, जो प्रोसेस मेरा कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा हो, ठीक है। चार्ल्स लॉ बेसिकली इनडायरेक्टली मीनिंग चार्ल्स लॉ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ये आप कैसे देख के बता सकते हो कि भैया ये आइसोबैरिक है या नहीं है। मतलब कोई बच्चा ऐसा बोला सर मैं ऐसा स्लोप है, क्योंकि देखो
चार्ल्स लॉ का ग्राफ जो था v और t का वो कुछ ऐसा आ रहा था, ठीक है, ऐसा, फिर एक्सटेंड कर देते, लेकिन वो ऐसा आ रहा था, ठीक है, स्लोट। ये तो देखो कुछ इस तरीके से, मतलब टेम्परेचर T1 V1 भी बढ़ रहा है और T2 V2 भी बढ़ रहा है। T1 मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, समझ रहे हो बात को, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑब्वियस सी बात है प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि hence P1 is greater than, hence P2 is greater than P1, क्योंकि देखो ये चार्ज लोगों तो कभी फॉलो नहीं कर सकता और टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों बढ़ रहा है तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो P2 is greater than क्या हो जाएगा मेरा, P1 हो जाएगा। और ये आइसोबैरिक प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो P2 मेरा क्यों देखो बढ़ रहा है ना, तो जब इस मतलब इस पॉइंट पे T1 P1 है तो प्रेशर P1 होगा और इस पॉइंट पे T2 P2 तो प्रेशर P2 होगा। तो आप देखो कि P2 की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, P1 से ज्यादा होगी, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। एट कांस्टेंट प्रेशर (0.0821 ATM, इतने ATM पे log V वर्सेस log T for 3 gases are plotted. Calculate moles of each gas, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरीके से है, log V वर्सेस log T, एक ग्राफ ऐसा गया, एक ग्राफ ऐसा गया और एक ग्राफ ऐसा गया। तो ये होगा 1 गैस, ये सेकेंड गैस और ये थर्ड गैस, ठीक है। ये वैल्यू है 0.3010 और ये वैल्यू है 0.477, ठीक है। आपको क्या निकालना है, तीन गैसेस के log V log T का ग्राफ प्लॉट किया गया है। प्रेशर आपको दिया हुआ, कांस्टेंट प्रेशर 0.0821 दिया हुआ, कोई बात नहीं। तो मुझे करना क्या है, मुझे मोल्स ऑफ गैस निकालना है। मेरे हिसाब से तो आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में, हमेशा PV = nRT यूज करो। PV = nRT यूज किया, पहले मुझे V और T का इक्वेशन बनाना, तो भैया V बराबर nR/P × T। तो क्या मैं इसको एक कांस्टेंट मान लेता हूँ K, V = KT। तो log ले लो, log V बराबर क्या होगा, log K + log T। ये इक्वेशन हमने पहले भी देखा हुआ है, चार्ल्स लॉ में इक्वेशन भी है। अब समझो बात को, मतलब क्या होगा कि ये जो होगा ये मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा, y = mx + c, c को रिप्रेजेंट करे। अगर मेरा c का वैल्यू आ गया तो बाकी चीजें भी मेरी आ जाएंगे, है ना। अगर मेरा c का वैल्यू आ गया तो बाकी चीजें भी आ जाएंगी। तो समझो इस ग्राफ के लिए, पहले ग्राफ के लिए ये कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, y = mx का रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इक्वेशन है y = mx तो मेरा कौन सा है, ये वाला, और log k किसके बराबर, c के बराबर, मतलब इंटरसेप्ट के बराबर। क्योंकि इस जगह पे फॉर गैस 1 इंटरसेप्ट इसके लिए क्या है, 0, क्योंकि ओरिजिन से पास है, इसका कोई इंटरसेप्ट नहीं है। तो log k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। log k की वैल्यू 0 होने का मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और k मेरा ऑलरेडी किसके बराबर है, nR/P के बराबर है। क्योंकि देखो r की वैल्यू 0.0821 और प्रेशर भी आपको कितना दिया हुआ है, 0.0821, तो प्रेशर और r बराबर है। तो यहाँ पे n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। मोल्स ऑफ द गैस किसके बराबर हो जाएगा, मोल्स ऑफ द गैस किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में, गैस 1 के लिए, ठीक है। अगर मैं सेकंड की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सेकंड की बात करूं, देखो सेकंड के लिए इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी दी है, 0.030, ये वैल्यू दी है ना 0.030, इसी की तो वैल्यू है। तो इसका मतलब ये होगा फॉर गैस 2 log k की वैल्यू दी हुई 0.0301, तो सॉरी 0.30,
0.3010 या फिर 0.3 भी लेते थे। तो 0.3 किसकी वैल्यू होती है, 2 log 2 की वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ log के बराबर क्या हो जाएगा, log 2। तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो k की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 के। अगेन nr by p, p और r कैंसिल हो जाएगा तो n की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, 2 के बराबर है। तो फॉर सेकंड गैस के लिए मोल्स कितना है, सेकंड है। अगेन वही फॉर गैस 3 के लिए, गैस 3 के लिए आपके लिए क्या हो जाएगा, log k की वैल्यू हो जाएगी 0.477। तो ये ऑब्वियस से बात है 3 के बराबर होता है, 0.47 log 3 की वैल्यू होती है। तो log k बराबर क्या हो जाएगा, log 3। तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो k बराबर 3 हो जाएगा। इसका मतलब मोल्स की वैल्यू भी कितनी बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर, क्योंकि p और r की वैल्यू सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का था। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज हम बहुत अच्छे लेवल के प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है। 1 पे है, 0.1 पे है 273 केल्विन और 1 atm, ठीक है। इस 0.2 पे है, 0.2 पे है 546 केल्विन और 1.5 atm, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, पहला, is this process is isocoric। isocoric मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब ये दूसरे को फॉलो करता है कि नहीं करता। सेकंड है what are the volume at 1 and 2, 1 and 2 पे वॉल्यूम कितना होगा ये बताना आपको, ठीक है। थर्ड है what is the slope, ठीक है। फोर्थ, establish a relation between V and T, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है आपके दमदार से, ठीक है। आपको बताना है कि ये आइसोकोरिक है या नहीं है ग्राफ को देख के। तो आप कैसे बोलोगे ये आइसोकोरिक है या नहीं है, सोचो, आप सोचो कैसे बता सकते हैं हम इसको कि आइसोकोरिक है या नहीं है। ठीक है, देखो आइसोकोरिक होने के लिए एक चीज कंडीशन है कि p/t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो p/t की वैल्यू कांस्टेंट होने के लिए पहला बिट की बात करूं तो p/p पहला के लिए कितना है 1 atm/273 और यहाँ पे कितना 1.5/546। हाँ, 1.5 की जगह 2 होता था तो दोनों की वैल्यू 1/273, तब ये प्रोसेस क्या हो सकता था, आइसोकोरिक हो सकता। बट आई डोंट थिंक सो कि इस जगह पे ये 1/273 की रेशियो आ रहा है। इसका मतलब दिस इज नॉट आइसोकोरिक। आइसोकोरिक तो बिल्कुल भी नहीं है ये प्रोसेस, ठीक है, ठीक है, दिस इज नॉट आइसोकोरिक। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम कुछ नहीं, क्योंकि ये देखो ये कंडीशन क्या है, एसटीपी की है, प्रेशर 1 atm और 273। तो इसका मतलब फर्स्ट पे वॉल्यूम कितना होगा 22.4, ये हमने पहले भी देखा वॉल्यूम कितना होगा 22.4। सेकंड वाले के लिए निकाल लेते हैं तो प्रेशर pv इक्वल टू कितना हो जाएगा nRT, क्योंकि मोल्स तो उसने कितना लिया 1 लिया हुआ है, प्रेशर कितना है 1.5 है, वॉल्यूम निकालना है, मोल 1 है 0.08 इनटू टेंपरेचर कितना हो जाएगा 546, मतलब 2 into 273। तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कितना दे रहा है 22.4, तो 2 into 22.4, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 44.8 डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये वैल्यू निकालिएगा तो ये आपको सेकंड पॉइंट पे वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन खत्म, सेकंड क्वेश्चन खत्म, ठीक है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आपको पता होगा स्लोप निकालने के लिए किसी भी लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये हमेशा याद रखना, किसी भी इक्वेशन का स्लोप निकालने के लिए, स्पेशली किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या हो, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि y2 माइनस y1 मतलब 1.5 माइनस 1 बाय x2 माइनस x1 मतलब होगा 546 माइनस 273 मतलब 0.5 बाय 273 मतलब ये हो जाएगा 1 बाय 546। ये इसका क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, देखो ये इक्वेशन, ये तो श्योर है कि किसी भी इक्वेशन का जो मेरा ये होता है जनरल इक्वेशन का जो लाइन होता है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन, ये नीट वाले छोड़ दे, ये नीट वालों के लिए नहीं है, आपके लिए बस स्टार्टिंग 3 ही थे। चौथा क्वेश्चन सिर्फ जेई वालों के लिए, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो देखो आपको पता है किसी भी इक्वेशन का मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि ये इक्वेशन है तो y mx + c को फॉलो करेगा। मुझे नहीं पता इक्वेशन ये स्लोप पे अपने मन से एक्सटेंड मत कर देना, अपने मन से तो बिल्कुल एक्सटेंड मत करना। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता है स्लोप को टच कर रहा है, ओरिजिन को टच करेगा कि नहीं करेगा। तो जब जनरल इक्वेशन तो मैं बना ही सकता हूं, p वर्सेस t का, तो मैं p kt + c, k मेरा स्लोप हो जाएगा, t x y mx + c का ग्राफ है ये। तो प्रेशर की मैं बात करूं तो p कितना हो जाएगा, अभी मैंने स्लोप निकाला 1/46 * t + c। ठीक है, तो इसका मुझे अगर मुझे इंटरसेप्ट निकालना होगा तो इंटरसेप्ट मैं कैसे निकालूंगा दोनों पॉइंट में। एक मिनट जस्ट, हाँ इंटरसेप्ट कैसे निकालूंगा, तो पहले कुछ ना आप इक्वेशन में पुट करते रहो। पहले इक्वेशन प्रेशर मेरा 180 है, 1/546, टेंपरेचर है 273 प्लस c। ठीक है, टेंपरेचर है 273, तो ये हो जाएगा 1/2। तो c की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/2। c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो अब यहाँ पे देखो, ये चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन लेकिन सिर्फ जेई वालों के लिए, नीट वाले क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो p y mx + c का ग्राफ से मैंने c की वैल्यू, इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल ली। अब p को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/546 इनटू टेंपरेचर प्लस 1/2 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ PV = nRT, तो nRT/V लिख सकता हूँ मैं इसको। PV P का, क्योंकि P बराबर क्या था, PV = nRT, तो यहाँ से P की वैल्यू किसके बराबर है, P की वैल्यू हो जाएगी nRT/V के बराबर, वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। तो दैट्स नथिंग बट 1/546 * t + 1/2। अब मैं काम कर रहा हूँ nRT को, क्योंकि मोल तो 1 है मेरा, देयरफॉर यहाँ के लिए मोल तो मैंने कितना लिया, 1, तो RT को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे RT को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ इसको पूरे से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/v। RT यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/546 बाय इनटू R प्लस 1/2 RT। ये इक्वेशन बनेगा मेरा इसके लिए। ठीक है, इसके लिए क्या बनेगा, 1/546 R प्लस 1/2 RT V का ये रिलेशन होगा। ये एडवांस में एक बार आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। एक मिनट रुको।